हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपके एग्रोन 1-1 यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट कोर्स और फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे जनरल, यानी भी कौन सा सिलेबस है, इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक लगेंगे, अपन इसकी नॉर्मल इस तरीके जनरली बात करेंगे। और कल आपको इसके टॉपिक वाइज भी फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है उसके हर एक टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करेंगे। और आपको क्या करना है, फिर कॉपी में एग्रोनॉमी के अलग से नोट्स तैयार करने हैं। फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक इस तरीके से सही तरीके से लिखना है। चलो अपन बात करते हैं। अपने जो थ्योरी का जो सिलेबस है उसमें आएगा अपने एग्रोनॉमी एंड स्कोप, सीड सोविंग, टिलेज, टिल्थ, क्रॉप डेंसिटी, जियोमेट्री या क्रॉप न्यूट्रिशन है, मैन्यूर्स है, फर्टिलाइजर है, यानी शस्य विज्ञान और इसके स्कोप। उसके बाद में सीड्स एंड सोविंग यानी बीज या बीज की बुआई किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में टिलेज एंड टिल्थ यानी कि जो टिलेज होता है परिष्करण, भू परिष्करण जिसे अपन बोलते हैं, यानी जो अपन पहले बुआई से पूर्व या अपने जो क्रॉप हार्वेस्टिंग से पहले जो करते हैं, खेत में निराई गुड़ाई जुताई, जो इंटरकल्चर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें अपन क्या टिलेज में रखते हैं। उसके बाद में अपन जियोमेट्री यानी कि क्रॉप डेंसिटी या जियोमेट्री यानी फसल सघनता, कि कितनी क्रॉप को किस टाइम कैसे लगाना है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, इस तरीके से। उसके बाद में क्रॉप न्यूट्रिशन है यानी मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक खाद किस तरीके से उनको देनी है, या कौन कौन सी खादें होती है, कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कौन कौन से उर्वरक है जिनमें कितने कंटेंट, फिर नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, डीएपी में जैसे नाइट्रोजन कितनी है, फॉस्फोरस कितनी है। तो इस तरीके से जैसे मान लो यूरिया है NH2CO, तो उसमें अपन यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है 46%, और डीएपी में नाइट्रोजन कितनी होती है 18%। इसी तरीके से इनके कंटेंट के बारे में। उसके बाद आता है अपने न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, यानी ये वाटर रिसोर्स, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, वाटर क्रॉप वाटर, ये क्या है सारे न्यूमेरिकल है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी से लेकर वाटर, ये सॉइल प्लांट है, वाटर रिलेशनशिप है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, या वाटर यूज एफिशिएंसी है यानी जल उपभोग क्षमता। ये होती है पोषक तत्व उपभोग क्षमता, यानी प्लांट है जो कितना न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर पाता है, या जो पानी अपने फसल में दिया है, फसल ने उस पानी को कितना अपने यूज में लिया है, उसकी जो कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, या जैसे भी कितना, जैसे अब इसमें आता है कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि हर फसल की अलग अलग एक वाटर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे राइस की कितनी होती है 2500 mm तक, यानी लगभग 2500 mm तक। इसी तरीके से वीट की कितनी होती है, सोरगम की कितनी होती है, पर्ल मिलेट की कितनी होती है। जैसे सोरगम है, पर्ल मिलेट है, तो उनकी क्या होती है 400 से 600 mm हर क्रॉप की। जैसे पल्सेज या लेग्यूम ने जो लेग्यूम क्रॉप होती है अपनी, जैसे ड्राई लैंड एरिया की जितनी भी क्रॉप होती है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 200 से 400 mm, क्योंकि उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो वो ड्राई लैंड एरिया में होती है। उसके बाद में अपना आता है इरीगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, मेथड एंड क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर या वाटर लॉगिंग, यानी सिंचाई किसे कहते हैं, कृत्रिम रूप से पानी देना। उसके बाद में उसकी जैसे कौन कौन से उसके मेथड होते हैं, जैसे फोरो मेथड होता है, चेक बेसिन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं उसके, ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर है। उसके बाद में आता है अपने वाटर लॉगिंग, जल भराव, यानी वाटर लॉग जो सेम का आपने सुना होगा कभी, सेम प्रभावित क्षेत्र, वो होता है वाटर लॉगिंग उस तरीके से। उसके बाद आता है अपना सेकंड जो सेक्शन है वो वीड का, खरपतवार की इम्पोर्टेंस, यानी उसकी क्या महत्व है। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि एन्यूल सिस्टम के हिसाब से, या फिर ओब्लिगेटिव वीड है, फैकल्टेटिव वीड है, या पेरेंटियल वीड है, वॉलंटियर वीड है, रोग्यू वीड है। ऐसे बहुत सारे पार्ट में उसको क्या है अपने वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद में आता है क्रॉप वीड कंपटीशन, यानी फसल और खरपतवार के बीच में प्रतियोगिता, यानी जब अपन क्रॉप सोविंग करते हैं के बाद में उसके साथ में वीड उगता है।
अब वीड उगता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट के लिए है, लाइट के लिए है, वाटर के लिए है, मॉइस्चर के लिए है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स के लिए है, बहुत सारे क्या है कंपोनेंट होते हैं जिनके क्या लिए वो कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता करता है। भी जब दो प्लांट पास में होंगे, एक इधर क्रॉप का प्लांट है, इधर वीड का प्लांट है, तो यह क्या करेगा इस तरीके से, अब मॉइस्चर है सोइल में तो दोनों ही इसके लिए करेंगे भी, ये जो वीड का प्लांट है वो चाहेगा मुझे ज़्यादा मॉइस्चर मिले, क्रॉप का प्लांट है वो चाहेगा मुझे ज़्यादा मॉइस्चर मिले। भी पानी, न्यूट्रिएंट, ये लाइट सब ये लेगा तभी यह ग्रोथ करेगा, और यही है क्रॉप के प्लांट में भी, ये सब मिलेगी तभी वह प्लांट ग्रोथ करेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब वीड होता है तो वीड का प्लांट हाईएस्ट रहता है, क्योंकि वीड में ऐसे बहुत सारे ऐसे करेक्टर पाए जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि वह इन सब के लिए ऊपर रहता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन करता है, सबसे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन करता है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ है जो वीड का प्लांट है ज़्यादा करता है। क्योंकि जो इनके पेरेंटियल अपन अगर माने कि इसके जो पूर्वज मानते हैं वो वीड ही माना जाता है, और वीड से ही क्रॉप का निर्माण हुआ है, वीड से ही क्रॉप बनी है। तो यह क्या है, वो कहावत आना है कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, तो वही तरीके से बात है, वीड का प्लांट क्या है सबसे ज़्यादा इनसे लेता है। उसके बाद में आता है जैसे कंसेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवारों का प्रबंधन किस तरीके से करना है। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड मेथड, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, क्या तरीके होते हैं। अब उसमें भी किस तरीके से आपको खरपतवारों का प्रबंधन करना है, कौन कौन सी विधियाँ अपनाते हैं, जैसे कल्चरल मेथड है, फिजिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, तो इस तरीके से। उसके बाद आता है हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस या एलोपैथी। ये आता है हर्बिसाइड यानी शाकनाशी, जो अपन खेत में दवाइयाँ डालते हैं, जो शाकनाशी डालते हैं, जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोटोयूट्रोन है, सल्फोसल्फ्यूरोन है, ऐसे बहुत सारे हर्बिसाइड होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन यानी वो कौन से यूरिया है या ट्राइजिन है, एलिफेटिक ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन कौन से हर्बिसाइड होते हैं, उनकी क्या केमिकल कंपोजिशन होती है। उसके बाद सिलेक्टिविटी या रेजिस्टेंस, यानी वो प्लांट पर किस तरीके से प्लांट को, जैसे सिलेक्टिव वीड है, नॉन सिलेक्टिव वीड होते हैं, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं, सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होते हैं, इस तरीके से उनको वर्णा यानी कि शाकनाशी की सिलेक्टिविटी। उसके बाद में रेजिस्टेंस या एलोपैथी, ये रेजिस्टेंस होती है, जैसे पहले क्या है वीट क्रॉप में 2,4-D के इसके लिए आइसोप्रोटोयूट्रोन जाना जाता था, फाइलेरिस माइनर होता है गेहूँसा, गुली डंडा जिसे अपन खरपतवार बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है आइसोप्रोटोयूट्रोन, यानी जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। इसमें क्या है, जो खरपतवार होता है उन सबका अलग अलग एक क्लासिफिकेशन होता है, भी ब्रॉड लीफ है, नैरो लीफ है, इस तरीके से सबका अलग अलग होता है। तो चौड़ी पत्ती वालों के लिए अलग से हर्बिसाइड यूज किया जाएगा, संकरी पत्ती वालों के लिए अलग से हर्बिसाइड यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है इनको डिफाइन किया जाता है। फिर ये होता है कि जब, अब मैं आपको बताऊं, जैसे वीट में गुली डंडा के लिए आइसोप्रोटोयूट्रोन डाला जाता था, अब धीरे धीरे क्या है एक एक हर्बिसाइड डालने से वह जो फाइलेरिस माइनर है इनके प्रति रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इनसे बहुत कम इसका कंट्रोल होने लगा। तो इसके लिए इसकी जगह जैसे सल्फोसल्फ्यूरोन है, अलग से केमिकल यानी अलग से हर्बिसाइड निकाला, वो आजकल चल रहा है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास, फसल में किस तरीके से वृद्धि होती है, किस तरीके से विकास होता है। यानी फसल की एक पूरी स्ट्रक्चर होती है, भी प्लांट को अपन सोविंग किया, सीड को सोविंग करने के बाद में कैसे उगता है वो, फिर उसमें एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास, यानी कि वो प्लांट की जो ब्रांच है वो किस तरीके से बढ़ रही है, उसमें फ्रूट है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें फ्लोरिंग किस तरीके से आ रही है। तो इनमें अलग अलग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी बातें बताई जाती है। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भी प्लांट की जो वृद्धि और विकास होता है उसको कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो कोई प्लांट है, अगर बारिश नहीं हुई तो वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे मॉइस्चर नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट कैसे होगा। तो इस तरीके से एक इनका इफेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं। उसके बाद आता है प्लांट आइडियोटाइप या क्रॉप रोटेशन, यानी प्लांट आइडियोटाइप होता है, डोनाल्ड ने 1968 में इसकी डेफिनेशन दी थी। प्लांट आइडियो एक आदर्श प्लांट जिसमें सारे क्वालिटी, जिसमें सब, जैसे अपन बोलेंगे सब गुण हो, अच्छे तरीके से बढ़ने वाला हो, अच्छे तरीके से उसकी वृद्धि हो,
अच्छे तरीके से क्या उनकी सही तरीके से स्टेम हो, वाटर लॉगिंग के प्रति रेजिस्टेंस हो, उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन हो। तो इस तरीके से आइडियल टाइप यानी कि आदर्श, जैसे अपन बोलते हैं ना अच्छा बालक, एक उदंडी बालक होता है, एक अच्छा बालक होता है, तो अच्छे बालक में सारे गुण होते हैं। उसी तरीके से प्लांट आइडियल टाइप कहते हैं कि अच्छा आदर्श पौधा जिसमें सारी क्वालिटी हो। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन एंड प्रिंसिपल, यानी फसल चक्र उसके सिद्धांत भी। अपन एक ही क्रॉप लेते हैं कई बार, तो क्या है वह ना तो क्रॉप सही तरीके से हो पाती है, और उसमें क्या है अपनी जो सॉइल होती है उसकी भी दशा खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार उसी क्रॉप के न्यूट्रिएंट लेने से, या जैसे कई क्रॉप होती है, जैसे अपन पल्सेज क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप है, तो उनसे क्या होता है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है तो उनमें क्या है जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन बना रहता है। अब जैसे सीरियल्स क्रॉप है, वीट है, बार्ले है, तो ये क्या करती है उस नाइट्रोजन को ले लेती है, ऊपर से भी बहुत सारी नाइट्रोजन डालनी पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे पल्सेज क्रॉप लगाई तो अपने क्या सॉइल में फ़ायदा हुआ, नाइट्रोजन मिली, उसे और सारे न्यूट्रिएंट मिले। लेकिन जब सीरियल्स लगाई तो उनसे क्या जितने भी ऑब्जर्व थे वो सब ले लिए। तो इस तरीके से अब क्रॉप रोटेशन यानी कि अब अगर बार बार आप उसमें एक ही खेत में उसमें अब जैसे आप वीट ले लिया, या ऐसी कोई वीट के बराबर की क्रॉप ले ली जो क्या है ऐसा कुछ नहीं करती हो न्यूट्रिएंट का स्टोरेज, तो वो क्या करता है फिर सॉइल की दशा खराब हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं रह पाता है और उसमें क्या अपना प्रोडक्शन में लॉस होता है। तो इस तरीके से फसल चक्र क्या होता है, फिर उसी खेत में बदल कर फसल को बोना। एक बार वीट ले लिया, उसके बाद में अपन कोई पल्सेज क्रॉप ले ली, फिर उसके बाद में वीट को छोड़ दिया, जैसे ग्राम ले लिया, तो अलग तरीके से क्रॉप रोटेशन बना रहे, जिससे क्या है भूमि की उर्वरकता जो शक्ति होती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहे। उसके बाद आता है अपने एडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक इन प्रॉब्लमेटिक एरिया, या हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप, यानी सैलाइन एल्केलाइन जितनी भी सॉइल होती है उनमें अपन फसल को किस तरीके से उगाएंगे, या उन क्षेत्रों का अपन किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, इन सब के बारे में क्या है बात करेंगे। अब ये हो गई अपने पूरे थ्योरी का सिलेबस, यानी थ्योरी में अपन इतने टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसके बाद में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में अलग आ जाता है अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, सीड है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टिलेज इम्प्लीमेंट है, या इफेक्ट ऑफ सोविंग, डिप्थ ऑन जर्मिनेशन, विगर है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब अलग अलग प्रैक्टिकल के हिसाब से एक एक प्रैक्टिकल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे या अपने तैयार करेंगे फाइल। तो जैसे ये हो गया आपके थ्योरी का सिलेबस सारा टोटल, भी इतने अपन टॉपिक करेंगे। अब इनमें क्या है, ये तो है आपके फंडामेंटल का क्या होता है, अर्थ होता है कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है, भी ये ऐसी चीज़ें होती है। बाकी अब आगे जैसे भी आपको यूजी जैसे फर्स्ट ईयर, फिर आपके सेकंड सेमेस्टर आएगा, फिर आपके सेकंड ईयर आएगी, सेकंड ईयर के दोनों सेमेस्टर होंगे, फिर थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर होंगे, फिर फोर्थ ईयर में आपके रावे आएगा। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उसमें आपके एग्रोनॉमी के जो सिलेबस है वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज यहाँ आपको फंडामेंटल का मतलब होता है उस विषय के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाना, भी आप उस विषय को समझने लग गए, भी इनमें ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ये चीज़ें ज्ञान करेंगे। तो आगे जिसमें आपके आ जाएगा, फिर आ जाएगा जैसे रबी, खरीफ, क्रॉप, ये सब अलग अलग सेमेस्टर में, एक में आपके खरीफ क्रॉप लगेगी, एक में आपके रबी क्रॉप लगेगी, एक में आपके वीड मैनेजमेंट लगेगा। जैसे इनकी पूरी बुक हो जाएगी, फिर एक पूरा सब्जेक्ट लगेगा। जैसे आज ये फंडामेंटल एग्रोनॉमी लग रहा है, उस तरीके से आपके आगे आ जाएगा वीड मैनेजमेंट। उसके बाद में आ जाएगा रबी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप। उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट आ जाएगी। उसके बाद में ड्राई लैंड यानी कि ड्राई या रेन फेड फार्मिंग आ जाएगी। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएंगी। ऐसे आपके बहुत सारे टाइटल के एग्रोनॉमी के अलग अलग लगेंगे। तो ये हो गया अपने सिलेबस के बारे में बेसिक जानकारी। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे, अपने फर्स्ट टॉपिक है, जैसे इसमें आता है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। अब एग्रोनॉमी से पहले अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि से एग्रोनॉमी बनी है, उसका ही एक पार्ट है, उसकी एक ब्रांच है। तो इस तरीके से क्या है, अपन एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब जैसे अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि क्या है और ये
कैसे आई? तो आज से बहुत हजारों साल, यानी लगभग जो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था वो 7500 ईसा पूर्व क्या खेती करना सीखा था मनुष्य ने। तो सबसे पहले बार्ले की है वीट की खेती की गई, यानी कि मनुष्य धीरे धीरे जितनी भी अपनी उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे ही वह आविष्कार करता गया, यानी आवश्यकता की आविष्कार जन्य है वो कहते हैं ना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इन क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा। फिर और सारे जैसे मनुष्य पशु पालने लगा, भेड़ बकरी गाय भैंस, इस तरीके से उन्हें बहुत सारे क्या है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग काम शुरू कर दिए। अब जो एग्रीकल्चर है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, यानी कि किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अब जैसे आपके न्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा भी एग्रीकल्चर जो टर्म है वो किस भाषा से ली गई है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, या इस तरीके से आपको। तो इसमें क्या लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब इसका क्या होता है, एक होता है एगर्स प्लस कल्चरा, यानी एगर प्लस कल्चरा, यानी भूमि का प्रबंध करना या भूमि की खेती उस पर कृषि कार्य करना। जैसे एगर का अर्थ होता है आपके भूमि, प्लस कल्चरा हो गया कृषि, यानी भूमि पर कृषि कार्य करना या भूमि का सही तरीके से प्रबंधन करना। ये हो गया इसका मीनिंग, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके 2 शब्दों से मिलकर बना है एगर प्लस कल्चर, यानी भूमि प्लस कृषि। उसके बाद में आता है कि एग्रीकल्चर में इसकी क्या डेफिनेशन है। तो एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा शब्द है, इनमें ऐसे बहुत सारी शाखाएं, यानी बहुत सारी ऐसी ब्रांच है इसकी एग्रीकल्चर की अलग अलग, जिनको क्या सबको एक मिलकर या सबको मिलाकर मिक्स्ड करके उनका यूज किया जाता है। जैसे इनकी एग्रीकल्चर की ब्रांच हो गई, जैसे आपकी एग्रोनॉमी हो गई, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर हो गई, फ्लोरिकल्चर हो गई, अलग अलग जैसे अपन लिख लेते हैं इसमें। एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, और एंटमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, उसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार शिक्षा जिसे अपन बोलेंगे। उसके बाद में LPM है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर आप जैसे इस तरीके से इसकी क्या बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जो क्या है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। इन सब को मिलाकर, यानी इन सब का एक साथ जैसे कृषि कार्य करना, फिर कृषि कार्य के साथ में LPM यानी कि पशुपालन करना, पशुपालन के साथ में जैसे फिशरीज है यानी कि मछली पालन करना, ऐसे बहुत से कार्य। सिल्वीकल्चर है यानी वृक्षारोपण करना, बहुत सारे सब कार्य करना क्या कृषि कहलाता है। तो इसमें क्या है कृषि कहलाता है। अब कृषि में अलग अलग ब्रांच आती है, जिसमें अपने आ गया एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या है, इससे पहले अपन पढ़ेंगे भी एग्रीकल्चर के क्या क्या स्कोप होते हैं। तो एग्रीकल्चर से अब अपन जैसे देश की इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी होती है, या उसके बाद में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति है जो कृषि से होती है। सबको क्या है गेहूँ, सबको खाने के लिए वस्तु चाहिए, पीने के लिए वस्तु चाहिए, कहाँ से आएगी कृषि से आएगी। किसी न किसी, चाहे कोई आदमी खेती करता हो चाहे खेती ना करता हो, सबका संबंध एक कृषि से होता है। खेती करता है उनका तो है ही है, अगर जो नहीं करता है उसको भी खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा कृषि से तो आएगा। तो इस तरीके से क्या है ये सब क्या है इसके बहुत सारे स्कोप होते हैं अलग अलग। जो है कल आपको इसका पूरा है जो डाटाबेस में नोट्स बनवाएंगे भी, एक एक टॉपिक में भी एग्रीकल्चर का ये स्कोप होता है। देश की इकोनॉमिक में काम आती है, मनुष्य की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एग्रीकल्चर के कौन कौन से रोजगार यानी कि
रोजगार के स्कोप होते हैं, कौन कौन से उद्योग धंधों में भी काम आते हैं, इस तरीके से सब आपको एक एक करके लिखाएंगे। इसी तरीके से एग्रोनॉमी के बारे में या एग्रोनॉमी के बाद में एग्रोनॉमी क्या है, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है या एग्रोनॉमी के क्या स्कोप होते हैं, ये सब लिखाएंगे। उसके बाद में अपन सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। धन्यवाद।